नमस्कार, जोहार। झारखंड की पिक्चर हो गई है साफ, तस्वीरें लगभग क्लैरिटी की तरफ हैं। रुझान अपने उत्तरार्ध में है। थोड़े देर में आपको जीत हार का भी अंदाजा हो जाएगा। लेकिन जो तस्वीर बनी है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुज सिन्हा जी हैं, साथ में आनंद मोहन जी। दोनों लोगों का स्वागत। पहला सवाल कि मैया सम्मान योजना ने क्या कर दिखाया है अनुज सर? पासा पलट दिया है। जिसके बारे में लोग समझ नहीं पा रहे थे, इतना गहरा इंपैक्ट है कि दोनों योजनाएं, सिर्फ मैया नहीं, मैया योजना एक तो कि मैया नाम ही है जो टच करता है यहाँ का मैया, है ना, वो एक लोकल शब्द है, वो जोड़ा। और दूसरा है बिजली बिल को माफ करना। ये दोनों चीजें जिससे सीधे फायदा मिला है उसने बैरियर को तोड़ दिया है। जो वोट बैंक था जेएमएम कांग्रेस आरजेडी का है, उससे आगे बढ़ते हुए इसने बीजेपी के जो वोटर थे वहां भी सिर लगा दिया है। ये योजना का असर दिखा है। जी हाँ, करीब 31 ऐसी सीटें थी झारखंड में 81 में से, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा थी, और उन सभी 31 पे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी फिलहाल आगे दिखाई दे रहे हैं। अगला सवाल उठता है आजसू का फैक्टर। आजसू 0 पर सिमटती नजर आ रही है। आनंद जी। देखिए, आजसू में का वाकई में जो प्रदर्शन है प्रत्याशित मुझे लग रहा है, क्योंकि एक अलायंस के साथ जब आप चुनाव लड़ते हैं तो कुछ वोट ट्रांसफर भी होते हैं। मुझे लगा कि आजसू अगर जहाँ कमजोर होगी या फिर वहाँ भाजपा का वोट उनके साथ जाएगा, और फिर आजसू जिन सीटों पर लड़ रहे थे उसमें लंबे समय से उनका अपना कामकाज था। लेकिन फैक्टर इतना इस बार अंडर करंट इतना तेज था कि ना उसमें भाजपा संभल पाई और ना आजसू संभल पाया। भाजपा चूंकि लार्जेस्ट सीट लेकर के लड़ रही है, 68 to 20-22 आ रही है वो सीट। अगर रेशियो देखेंगे तो उनका भी वही हो रहा है जो 10 सीट पर होना था। अब 10 सीट पर 0 पर आउट हो रहे हैं। अब 68 सीट पर 20-22-25 मैंने बहुत हार्डली जाएंगे तो 24 सीट तक जाएंगे। तो प्रदर्शन कुल मिलाकर के ये, और आजसू का जो ये हश्र हुआ वो उन पट्टियों में हुआ जो खास करके जयराम वाला, इकबाल वाला वो इलाका था, और जयराम ने जबरदस्त किस्म से उन जगहों पर आजसू को डैमेज किया। और मैं बार बार इस चुनाव जब शुरू हो रहा था तो मैं बार यही कह रहा था कि आजसू को के सामने एक नई चुनौती फिर आकर के खड़ी हो गई, और इस चुनाव ने दिखा दिया कि भाई एक जयराम फैक्टर है। और दूसरा कि जब पिछले बार एक भ्रम भी टूटा है इस चुनाव से। भ्रम ये था जनार्दन जी कि पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें 14 ऐसे सीटें आइडेंटिफाई की थी भाजपा और एनडीए ने। इस बार जब उनका गठबंधन हो रहा था तो हम लोगों को अंदर खाने से पता चली थी, जिसमें पिछले चुनाव में जिसको मान के चली भाजपा कि हम इनके भी नई अलायंस होने के कारण हार गए। इसमें ईचागढ़ का सीट था, मांडू का सीट था, ये सारे सीटें थी। उसमें उस समय रामगढ़ का भी सीट था। तो वो पूरा इनको लगा कि हम आजसू को लेकर नहीं चले तो एक फैक्टर हमारे साथ चला। इस बार आजसू जब साथ आई इनके इस पूरे गठबंधन में, उसमें इनको ही नहीं पता था कि जेएलके का इतना बड़ा आंधी चलने वाला है वोट कटवा पर। मैं तो कह रहा हूँ कि वोट कटवा नहीं, वोट पर डाका था इनका। वोट पर डाका, हाँ, एकदम जबरदस्त डाका किया है। अनुज भैया की तरफ चलते हैं और जयराम महतो की पूरी पॉलिटिक्स को एक बार समझते हैं। करीब 20 सीट या इससे ज्यादा सीट है जहां वो तीसरे नंबर को अश्योर कर रहे हैं। हाँ। और अच्छा खासा वोट मार्जिन उनका बनता दिखाई दे रहा है। देखिए, जयराम के पॉलिटिक्स को समझने के पहले देखना पड़ेगा कि झारखंड का इतिहास क्या रहा है। हमने पहले भी कहीं चर्चा की थी, किसी ने पूछा था, आपको देखना पड़ेगा क्यों जयराम महतो को इतना वोट आया है, क्यों है, ये चीज है। और दूसरा एक पॉइंट जो अभी आनंद से बात हो रही थी, जो आप सवाल कर रहे थे, उसमें एक चीज और बड़ा फैक्टर रहा, तब हम बात करें जयराम की, वो फैक्टर रहा कि आजसू और भाजपा इधर एक तरफ और उधर आरजेडी, कांग्रेस एंड जेएमएम। बड़ा फर्क एक है जो जस्ट हमारे दिमाग में अभी ये बात आई, इसलिए आपको ब्रीफ कर देते हैं, जी। आप सबको भी जानना चाहिए। वो ये रहा कि गठबंधन के अनुसार वहां पर जेएमएम ने तैयारी की एक खास पॉकेट में कि हमारा यही 35, 40, 50 जो भी सीट हम लेंगे इस पर हम तैयारी करेंगे, 81 पे नहीं। कांग्रेस ने माना कि ये हमारा ही एरिया है, इतना ही बड़ा पॉकेट है, हम उस पर तैयारी करेंगे। आरजेडी ने तैयारी की, तीनों था। यहां पर बीजेपी और आजसू दोनों ने बड़े बड़े एरिया में तैयारी की थी पहले से। अच्छा, अब आप देखेंगे जब 5 साल तक आप तैयारी करते हैं और आपका जो लीडर वहां तैयार होता है उसके अंदर एक इच्छा होती है कि हम भी दावेदार हैं टिकट के। अब जिन सीटों पर दोनों दावा की तैयारी थी, आजसू और बीजेपी की है, वहां पर आपने किसी एक को सीट दिया तो दूसरा जो क्लास में हुआ वो कन्वर्ट नहीं हुआ। ये बढ़िया है। आपने पूछा जयराम महतो की पॉलिटिक्स, तो जयराम महतो के पॉलिटिक्स को समझने के पहले देखना पड़ेगा झारखंड आंदोलन का इतिहास है। ये तय था कि 1950 के पहले तक पूरा मूवमेंट जो था वो था आदिवासियों का। जी हाँ।
झारखंड पूरा आप जानते हैं 26% अभी ट्राइबल्स है पूरा। लेकिन जयपाल सिंह ने महसूस किया था कि राज्य पाने के लिए हमको नॉन ट्राइबल्स को भी, खासतौर पर सदान को, जिसको मूलवासी कहते हैं, उनको शामिल करना अनिवार्य है जी। तो उन्होंने 1950 में बना दी झारखंड पार्टी। उसके बाद शुरू हुआ। उसके बाद जब गुरु जी आए तो विनोद बिहारी महतो को जोड़े, तो विनोद बिहारी महतो के साथ महतो पहली बार बड़ी संख्या में आए। गौर करिएगा, विनोद बिहारी महतो के लीडर सबसे बड़े लीडर रहे, वो आ गए और एक राय भी थे, तो नॉन ट्राइबल का इन्वॉल्वमेंट हो गया। जब राज्य बनने में दोनों ने मिलकर लड़ा, दोनों जितने आदिवासी मारे गए अलग राज्य के लिए है, लगभग या थोड़ा सा कम कहेंगे हैं, महतो भी मारे गए। तो ये रहा, तो ये महतो समुदाय में ये मैसेज रहा कि हम दोनों ने मिलकर लिया झारखंड, लेकिन हिस्सा जब राज्य बन गया है इसमें हमको भी हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन जब पंचायत चुनाव हुआ, पंचायत नियमावली बनी, उस समय एकल पद जो मुखिया का जो रिजर्व हो गया, उसके अंदर में महतो में और ट्राइबल्स के अंदर में दूरी बढ़ी। अच्छा, ये दूरी बढ़ी तो वो एक नाराजगी शुरू हो गई भाजपा गवर्नमेंट से, दूर वहां से आना शुरू हो गया है। जयराम का वो कैसे मुद्दा होता है, जो उस समय जो नेता 2005 या उसके बाद जो लोग भी रहे, उसके समय से रहे हैं महतो के नेता, तो कोई कभी रामटहल जी को, कभी सुरेंद्र महतो को, कभी सुरेश महतो को, सबको किया ना। तो हाल में तो सुरेश महतो थे जी, जो यूथ थे है, उनके अंदर एक महतो के अंदर एक आग है ना, कि हमको हमारा हिस्सा नहीं मिलता है, हमारी भाषा, संस्कृति, रोजगार हमको नहीं मिलता है, आपको मिल गया। वो आगे देखा कि हमारे बाकी लीडर्स हमारी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हमें एक नेता की तलाश थी। और जयराम महतो जो एग्रेसिव जिस तरीके से बोलते हैं, जैसा एक्ट उनका होता है, जो अपने उन्हें छवि बनाई है, वो एक रॉबिनहुड जो लीडर होता है कि हम ही तुम्हारा, तो वो सबों को कैच किया, लगा कि हमारा नेता यही है। इसीलिए बड़ी संख्या में यूथ है वो जाकर भागे हैं जयराम महतो की ओर है, और जयराम महतो पूरे तौर पर महतो एरिया में छा गए। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है और इस पूरे चुनाव परिणाम में एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ है, खास तौर पर महतो बेल्ट में भी। ये हमें लगा एकदम वाजिब आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग है, बल्कि ये जान करके दर्शकों को काफ़ी अच्छा लगेगा कि जयराम महतो के लिए जितनी बातें होती हैं उनका ताल्लुक न सिर्फ आज की दिन से है, बल्कि उनका पूरा एक इतिहास है कि किस तरह से महतो जो समुदाय है वो झारखंड में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए काम कर रहा है और उनको एक चेहरा अब जयराम महतो के रूप में दिखाई दे रहा है। आरजेडी ने बड़ा अलग तरीके का प्रदर्शन किया है, आनंद जी। आरजेडी इंडिया फोल्डर में 7 सीट पर चुनाव लड़ रही जी, और उसका कहें कि प्रदर्शन वाकई में बहुत शानदार है। 5 सीट पर वो भी बढ़त बना करके चल रहा है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच 2 सीट में फ्रेंडली फाइट हो गया। 2 सीट को, एक बिश्रामपुर और एक छतरपुर का सीट है, जहां कांग्रेस ने भी उम्मीदवार दिया और आरजेडी ने भी दिया। छतरपुर में फिलहाल कांग्रेस के ही उम्मीदवार आगे चल रहे थे जब तक हम आपसे बात कर रहे थे, राधा किशोर। अब वो जो पलामू का इलाका और देवघर का, जो संथाल का देवघर और गोड्डा है, पुराना इनका परंपरागत सीट रहा है। बड़ा क्लासिकल डिवीजन इस बार इंडिया गठबंधन ने अपने सीट का किया। हम इस बात को मानेंगे कि जो डिवीजन था उसमें हर पार्टियों की रिजिडिटी होती है, हर कोई चाहता है ज्यादा से ज्यादा फोल्डर में सीट बने, लेकिन बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ही लोगों ने सीट बांटा है। एक 2-3 सीट पर फ्रेंडली फाइट हो गई, जैसे माले वाले सीट पर राजधनवार में हो गया। अगर आज वो फ्रेंडली फाइट नहीं होता तो वहाँ की भी तस्वीर कुछ अलग होती। अच्छा। जी, राजकुमार यादव वहाँ पर अब 3-4 हजार वोट से हारने कगार पर है बाबूलाल से। अगर वहाँ पर जेएमएम का कैंडिडेट नहीं होता निजामुद्दीन अंसारी, तो वो सीट भी एक दूसरे दिशा की ओर जाती दिखती है। अच्छा, लेकिन आरजेडी ने जब पिछला चुनाव लड़ा तो उसमें बड़ी थीन मार्जिन से आरजेडी चुनाव हारा था। ये गोड्डा वाला भी चुनाव और देवघर वाला भी चुनाव जिसमें अब जीत रहा है, वो 1000-2000 का अंतर था पिछले चुनाव में। और एक सामाजिक समीकरण तो राजद का चलता है पलामू के इलाके में और उन इलाकों में, उस समीकरण का वजूद आज भी है। और उसमें फिर जेएमएम का तड़का उसमें लग जाना, ये मैया सम्मान योजना और ट्राइबल्स का वोटर। देखिए इंडिया का तेजस्वी यादव फैक्टर देखते हैं आप, वो काफी डेरा डाले हुए थे, उन्होंने भोजपुरी में लोगों से बातचीत उनका है। लेकिन जब जो माने पूरा जो एक जमीन तो तैयार थी और उसमें अब जेएमएम का, मैं आपको बताऊं कि जेएमएम का काउंटिंग मैं इस चुनाव में देख रहा हूँ, काउंटिंग 30 से शुरू हो रहा है, जो भी उसका उम्मीदवार खड़ा है। 30,000 से आप मान के चलिए कि इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार हैं उनका काउंटिंग 30,000 से शुरू हो रहा है। इसलिए शुरू हो रहा है कि उनके साथ ट्राइबल, उनके साथ अल्पसंख्यक, उनके साथ मैया योजना का करंट। तो अब तक अभी हम लोग जिस सीट पर अभी तक चर्चा कर रहे थे, 4 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी अगर लीड में है तो वो 1000 से ऊपर का नहीं है, वो किसी राउंड में
पासा पलटेगा और ये ग्राफ फिर इंडिया गठबंधन का आगे जाएगा। और राजद को जो सीटें मिली है फोल्डर में, उसको बखूबी निभाया राजद ने, 5 सीटों के साथ वो आगे प्रदर्शन किया है जी। सर अनुज सर, आप झारखंड के आंदोलन के या झारखंड राज्य बनने या उसके पहले पूरे झारखंड के आंदोलन को करीब से देख रहे हैं, यहाँ के नेताओं को करीब से देख रहे हैं। झारखंड की राजनीति में एक नए चेहरे का उदय हो रहा है, एक नई नेत्री अब लोगों के बीच में है, कल्पना सोरेन। उनको इस चुनाव में कितना क्रेडिट आप देते हैं? आधा आधा। अच्छा, एकदम आधा। आप देखिए कि सिर्फ गौर करिए है उसको, उसका महत्व इसलिए समझेंगे आप ना कि जिस समय उसके पहले एक बात और हम फिर भूल जाएंगे, नहीं तो करना है जी। इस चुनाव में बड़ा फैक्टर रहा जो वोट को पहले भी रहे हैं ट्रैवल्स, यहाँ पर अभी भी हैं, इनका जेल जाना। हेमंत सोरेन को जब जेल भेजा गया है और उसका जब वहां से लेकर आए तो एक ट्राइबल समुदाय में, आदिवासियों के अंदर में कि हमारा लीडर को आपने, वो निर्दोष था, उसको आपने जेल भेज दिया। और जब वहां से जब कोर्ट ने उनको रिहा करने का आदेश दिया, छोड़ने का आदेश दिया, बेल मिल गया, बेल तो उसके बाद तो एक और माहौल बन गया। अब आप जाएंगे गांव में तो लगेगा कि ये तो हमारा, देखो कोर्ट ने भी कहा, छोड़ दिया है, ये आदमी दोषी नहीं था। इससे एक बड़ा बल मिला। अब अगर उन दिनों कल्पना सोरेन अगर घर में बैठी रहती तो क्या होता पार्टी का? आप गौर करें हैं, जैसे ही वो अंदर गए वो खाली पना पड़ा है। और उस दौरान कल्पना सोरेन अपने आप को घरेलू मजा से घर से निकलकर बाहर पर उन्होंने संभाल लिया, फिर उन्होंने पीछे नहीं देखा, उलट के नहीं देखा। हाँ पीछे। तो ये बड़ा पॉइंट रहा। आप उठाकर देखें सभा करने में, सब एक होता है कि वो खुद चीजों को समझती है, बहुत तेजी से पकड़ती हैं। पहले जब तक वो पब्लिक फिगर नहीं बनी थी तब तक हम लोग भी उनकी ताकत को नहीं जानते थे। उनके बोलने की ताकत, मिलने की ताकत है, बहुत तेजी से उन्होंने स्वीकार किया है, कई चीजों, कई शब्दों को स्वीकार किया है। वो क्या हुआ कि हेमंत सोरेन पर जो भार पड़ता, अकेले आप कितनी सभा कर पाते? कर रहे हैं। आपको जैसे ही दूसरा हाथ मिला, वो आपके बराबर नहीं। सभा करने में हेमंत सोरेन जी से 20 भी पड़ गई, ज्यादा भी किए हैं और बड़ी संख्या में लोगों को कैच किया है। तो कहीं पर भी वो धीमा नहीं पड़ा। इसलिए बहुत बड़ी भूमिका इस पूरे चुनाव के दौरान कल्पना सोरेन ने निभाई है। ये दिखा है ना, बात करने का तरीका से लेके लोगों को कैच करके, ये बड़ा इंपैक्ट होता है। लोगों को जोड़ना, देखना बहुत रखता है, मायने रखता है। तो हमने बात की अभी झारखंड वाले चुनाव के पूरे इस हिस्से में। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, इसके बाद वापस से आप ये चर्चा को हम शुरू करते हैं। झारखंड का चुनावी रण, कौन होगा विजेता, किसके हाथ लगेगी हार? 23 नवंबर सुबह 7 बजे से हर वोट की गिनती, हर नतीजे की सबसे तेज खबर लेकर आ रहा है प्रभात खबर डिजिटल। 81 सीटों की मतगणना का लाइव अपडेट, सभी हॉट सीट्स और सभी हॉट उम्मीदवारों की पूरी रिपोर्टिंग। हर काउंटिंग बूथ पर तैनात रहेंगे प्रभात खबर के रिपोर्टर, जो आपको देंगे झारखंड चुनाव की सबसे भरोसेमंद कवरेज। कोल्हान से लेकर संथाल तक, छोटा नागपुर से लेकर पलामू तक, किसका दाव हुआ फेल, किसकी जीत ने चौंकाया? न्यूज रूम से लाइव एनालिसिस और ग्राउंड रिपोर्ट्स सिर्फ प्रभात खबर डिजिटल पर। तो फिर देर मत कीजिए, अभी डाउनलोड कीजिए प्रभात खबर का मोबाइल ऐप और लॉग इन कीजिए प्रभात खबर की वेबसाइट पर। अपडेट्स ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी। प्रभात खबर डिजिटल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने बात की अभी तक झामुमो की, खास तौर पे चलते हैं बीजेपी की तरफ। कहां गलती हो गई बीजेपी से, क्या कम्युनिकेट करना चाहती थी बीजेपी और किस जगह पर जाकर के वो अटक गई गाड़ी? सबसे पहले बांग्लादेशी घुटपैठ, अनुज भैया। ये झारखंड अलग तरह का स्टेट है, ये मान के चलिए है, आज का नहीं, बरसों का आप इतिहास भी देखेंगे हैं। झारखंड के जो ट्राइबल्स हैं वो बाकी स्टेट के ट्राइबल से अलग तरीके से बिहेव करते हैं। यहां अगर अन्याय होगा, सब कुछ होगा है तो लोग भूलते नहीं हैं। वो अंदर में फाइटिंग टेंडेंसी, फ्रीडम मूवमेंट के समय देखें, यहां के आदिवासियों ने संघर्ष किया, चुपचाप स्वीकार नहीं कर लेते हैं। इसीलिए इस इलेक्शन में भी कि एकजुट होकर हम लड़ेंगे। कहां चुकी घुसपैठिया का इशू यहां झारखंड में बन ही नहीं पाया। अगर आप छोड़ देंगे पाकुड़ के इलाके को, अगर जो हल्का फुल्का है वो बनाए, वो नहीं बन पाया वो इशू। इसलिए ना कि जो संख्या अगर आई भी है, जो वहां पॉपुलेशन है, वो एक एक्सेप्टेड है। वो आदिवासी समुदाय की जो लड़कियां शादी की हैं कई दूसरे समुदाय के लोगों से है, तो वो म्यूचुअल है। तो उसको लोग इशू, उस समुदाय के बाहर तो लोग माना, समुदाय के अंदर लोगों ने स्वीकार किया है, साथ रहना उजना है, तो उसको बनाया नहीं गया है। एक वहां चुक हुई।
दूसरी सबसे बड़ी चूक जहां पर हुई, या कहें कि जेएमएम ने फायदा उठाया कि एक चलिए मैया योजना, ठीक है, जब ये तय हुआ कि 1000 रुपया दिया जाएगा, उसी बीच हरियाणा का मामला आ गया था, तो वहां को देखते हुए इन्होंने, बीजेपी ने कह दिया 2100, हम 21 रुपया देंगे, दूना का फर्क। इसने, इस योजना ने बहुत ही अंदर तक टच किया है लोगों को है। अब क्या हुआ कि देंगे, बीजेपी ने दावा किया, हमने कहा कि हमने देंगे। जेएमएम ने क्या किया, हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की मीटिंग बुला ली, और जहां तक हमको याद है आनंद, आचार संहिता लागू होने के एक दिन शायद पहले की बात है, एक दिन पहले वेट नहीं किया, जैसे भी हो, और उन्होंने उसको, आप किसी इशू को, एक इशू को लेकर कैबिनेट की मीटिंग बुला लेते हैं और कैबिनेट में उसको प्रस्ताव पारित करते हैं कि हम 2500 रुपया देंगे, तो लोगों के अंदर एक भरोसा पैदा होता है। तो बीजेपी देंगे, आप कहे कैबिनेट तो कैसे कर सकते थे, इन्होंने उसको इंप्लीमेंट कर दिया। तो क्विक निर्णय, उन्होंने समझा कि पकड़ा पॉइंट को। तीसरी बात जो हुई, भाजपा के पास जो परेशानी हुई, वही हुई कि यहाँ के कई बड़े लीडर जो थे, जो हैं, वो इस चुनाव में, बड़े लीडर बीजेपी के स्टेट के थे, वो बहुत फ्रेम में नहीं रहे। अच्छा, वो अपने अलग अलग एरिया में, अपने अपने एरिया में जवानी भी छोटे में गए हैं, बाकी राष्ट्रीय नेताओं ने काम किया है। तो राष्ट्रीय नेता समझ सकते हैं, अंदर के एरियाज में जब आप जाएंगे, 28 रिजर्व है, बड़ा एरिया, ट्राइबल एरिया है, जहां पे संथाली, मुंडारी हो, कुड़ुक लोग बोली बोलते हैं। अब आप चाहकर भी वहां पर जाकर, अगर वहां पे आप लिट्टीपाड़ा में आप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, किसी का कार्यक्रम करवा दिए, इवन की राहुल गांधी का ये कभी कार्यक्रम करवा देंगे, सोनिया गांधी का भी है, तो वो समझ में नहीं आ पाएगा। वहां पर हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी बोल सकते हैं, वो बिल्कुल संथाली इलाका है, संथालों का इलाका है, संथाली जानते हैं, तो रीजनल भाषा में उन तक है। तो प्रयोग हुआ, प्रयास किया, आपने नागपुरी में सब कुछ प्रयास किया, बना, लेकिन वहां तक पहुंचा नहीं पाए। अपने मैसेज को भी भाजपा दूर दराज के इलाकों में भी नहीं पहुंचा पाई। ये एक दो बड़ी चीजें लगी है। तीसरी बात अभी कहां बताएं आपको। तीसरी बात जो हमें लगता है कि ये सब कोई जानता था, पता नहीं कैसे हुआ है, कि ट्राइबल्स वोट पर, हम कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं है, मैं सोचिए कि बहुत बड़ा तिस्मार खां बन गया है, लेकिन है आदिवासी वोट है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ रहा है। आप पिछले चुनाव में देखे, बीजेपी को सिर्फ 2 सीट तोरपा और खूंटी शायद यही, और शायद इस दोनों चला गया, ठीक है, वो रहा है। तो जब आप जानते हैं कि 28 सीट में 26 सीट आपके पास नहीं है, वो ट्राइबल्स आपके साथ नहीं है, ये साबित हो गया लोकसभा चुनाव में भी सारे सीटें, कोई सीट तो जीता नहीं था ये जो भी है, तो हाँ सारी सीटें 5 सीट आप हार जाते हैं। इसका मतलब मैसेज क्लियर था कि जो आदिवासी हैं वो भाजपा के साथ नहीं है। जब ये मैसेज है क्लियर, सबूत साबित हो गया है, तो फिर आप उसी वोट बैंक को पकड़ने के लिए आप पूरी ताकत लगा दिए, और आपका बड़ा एरिया जो महतो का था, जिसको पकड़ना था, ओबीसी का था, उसको चूक गए और इशू बना लिए आप घुसपैठिया। तो घुसपैठिया इशू बन नहीं पाया, ट्राइबल्स आपके साथ थे नहीं है, इधर मैया योजना लागू हो गई, तो कहां से तो एरिया डाना था जो आया है, जो सामने है। जी आप कुछ पॉइंट इसमें रखना चाह रहे थे आनंद जी? हाँ, हम पॉइंट रखना चाहते थे, जैसे भाजपा का तो नारा था वो, या नैरेटिव था घुसपैठिया वाला जी, वो तो चला, उसको थोड़ा सा अनुजा ने टच किया, और समय ये भी चीजों को नहीं बता रहे थे, उसको थोड़ा सा बता कि घुसपैठिया वाला नारा आया, लेकिन जो बाहर के नेता का यहाँ घुसपैठ हुआ ना, वो भाजपा को उल्टा पड़ गया। तो मतलब आप क्या है कि बाहर से अगर असम से कोई आकर के आपको, जिसको लीडर माना हुआ है, उसको घर का पड़ोसी बोल के चला जाए तो समझ में आती है बात, तो गांव का लोग बोल दे तो उसमें बात समझ में आती है, पूरा इंटीग्रिटी के साथ हम बात कर रहे हैं। और बाहर से आकर के हेमंत बिश्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, इनके ताबड़तोड़ मुख्यमंत्री का आना, तो जब स्टेट का नेता हेमंत सोरेन के साथ फ्रेम में रहा ही नहीं लड़ाई में, बाबूलाल मरांडी दिखे ही नहीं इस पूरे 1.5 महीना की लड़ाई में कि लड़ रहे हैं वो, कि हेमंत बिश्व शर्मा, जो राजनीतिक चूक हमको लगती है। तो अब यहाँ का वोटर भी कंफ्यूज था कि हेमंत के खिलाफ कौन चेहरा है जो बीजेपी के अंदर है, जो लड़ रहा है, तो उनको हेमंत बिश्व शर्मा लगता था, तो बार बार हेमंत सोरेन भी कहते थे कि लगता है सीएम यही बनेंगे। मतलब पुशअप जो मुद्दा था, जो हेमंत ने जिसको पकड़ लिया था, उसको पुश करना शुरू किया कि भाई लगता है हेमंत बिश्व शर्मा। और एक चीज तो है झारखंड में का जो मिजाज है, जिसको अनुजा बहुत उसकी बारीकी से उसको पकड़ते हैं, कि झारखंड का मिजाज ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आकर के आपके लीडर्स को इतना बोल के चला जाए और एकदम पब्लिक रिएक्ट ना करे। देखिए यही बाबूलाल मरांडी सुर्खियों में, या भाजपा के इतने बड़े नेता इसलिए बने कि उन्होंने शिबू सोरेन को हराया, बड़ा शालीन
चुनाव उन्होंने हरा दिया शिबू सोरेन को, बड़ा इत्मीनान से काम करते हुए भाजपा ये 90 के दशक में झंडा और बैनर लगाना मुश्किल था। आज संथान प्रोग्राम में इंटर है, भाजपा इंटर गई है, सीटें जीतती है भाजपा। उसी दुमका में थ्रेट्स है जेएमएम के लिए भाजपा, लेकिन किसके सहारे? वहां लोकल लीडरशिप है। सुनील सोरेन जैसे वहां उनके लोकल लीडर जो घर घर का लीडर है वो शिबू सोरेन को हरा देता है। लेकिन अगर आप वहां किसी को बाहर से लेकर के जाएंगे और कोई भी नैरेटिव आप सेट कर लो संथाल परगना के अंदर, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है वहां का लोग। और दूसरा कि भाजपा पिछले जो दूर चुनाव से जो डिबेकल भाजपा का हो रहा है उसमें भाजपा ट्राइबल्स के उन सेंटिमेंटल मुद्दे को या जो ट्राइबल चाहता है शायद उसको भाजपा ग्रिप करने में कमजोर हो जाती है। और इसमें कमजोर इसलिए भी हो रही है कि भाजपा के अंदर जो ट्राइबल लीडरशिप है, आज बेशक मान लीजिए, मैं तो केवल झारखंड के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अभी इस पूरे पट्टी में, भारतवर्ष के पूरे पट्टी में हेमंत सोरेन स्वाभाविक तौर पर ट्राइबल के सबसे बड़े नेता बन के उभर गए। आनंद, एक चीज को तो अभी जिक्र हुआ ही नहीं है, आप इस बात को आगे बढ़ाइएगा, है बाकी चुनाव में 1980 से चुनाव लड़ रहा है जेएमएम। ये पहला चुनाव है। 80 मतलब कितना हो गया? 80 20 लगभग 44 साल, 44 साल के बीच में ये पहला चुनाव है जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बगैर शिबू सोरेन को मैदान में उतारे ये चुनाव इतने बड़े मार्जिन से जीता है। ये बड़ी बात है। पिछली बार भी गुरुजी खड़े होते थे और अपनी बात को जहां तक हो सकता था, क्योंकि अब तो उम्र काफी हो गई है तो ये बड़ा कि जो नए हेमंत सोरेन को लोगों ने स्वीकार कर लिया है। एक चीज और आप उस पर बता दीजिए, या तो फिर हम बात करेंगे जमीन वाले इशू को लेकर। जमीन का इशू क्या बना कि नहीं बना, जमीन बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा रहा है। झारखंड में निसंदेह कई सारे औद्योगिक चीजें भी यहाँ चल रही हैं, लेकिन जो झारखंड के मूलवासी हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उनके लिए जमीन अभी भी उनकी संपदा, सबसे बड़ी संपदा वही है। तो वह क्या इस बार चुनाव में कोई मुद्दे के तौर पे आया? डेफिनेटली। देखिए मामला इसको थोड़ा सा देखिए, 2014 वाली जो रघुवर दास की सरकार थी, स्प्लेंडेड काम हुआ था उसमें, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखें या झारखंड के विकास के रूप में देखें, और एक ईमानदार किस्म की सरकार थी, इसको इनकार नहीं कर सकता कोई 2014। लेकिन रघुवर दास ने एक ऐसी चीज को छेड़ दिया। अब उनके पीछे उनकी मंशा रही होगी डेवलपमेंट वर्क का, कुछ हिंड्रेंस होता है, बहुत नेता कह चुके हैं यहाँ पर सीट, लेकिन ना, झारखंड उसको नहीं स्वीकार करता है, एकदम नहीं स्वीकार करता। आप उसको अगर उस पर बोलोगे तो भड़केगा। तो अब अगर ये जल जंगल जमीन या ये जमीन का मुद्दा अस्मिता से जुड़ा हुआ है, आज आप देखिए इस बार अमित शाह है यूसीसी वाला मामला में, पहले आपको बहुत लेट कर दिए ना, आप बहुत लेट कर दिए चुनाव के कैंपेन में। आप बोल रहे हो ये तो जमीन तक जा चुका था मामला कि यूसीसी इसलिए आ रहा है कि हमारी जमीन जो है आप छीनी जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि एक मैपिंग का भारत सरकार ने शुरू किया, खूंटी के इलाके में बंद करना पड़ गया। वो जो जीआई वाला क्या मैपिंग में हो रहा था कि सारी जमीनों का मैपिंग होगा, सर्वे टाइप का। तो अब क्या है कि झारखंड में इन चीजों को, अब आप किस समय बोले यूसीसी से आदिवासी बाहर रहेगा, जब चुनाव पीक पर था और वो बहुत ज्यादा प्रोपोगेट भी नहीं कर सकता था, समय भी नहीं बचा हुआ था, तब तक तो चीजें चली गई थी। और झारखंड में खास करके जो ट्राइबल्स इलाके हैं, तो वो तो उनकी पहचान और उनकी पूरी लड़ाई जमीन के लिए ही थी। उसी को थोड़ा सा हम आगे कर देते हैं आपकी अनुमति से। ये जरूरी है। क्या हुआ कि पिछले चुनाव में बड़ा कारण था बीजेपी के हार का, जमीन का इशू होना, जिसको लेकर आदिवासी एकजुट थे कि इनको इस गवर्नमेंट को लौटने नहीं देना है। एकजुट पहले जो इसका पहले के चुनाव में कहीं ना कहीं फीलिंग सरना और मिशनरीज में फीलिंग होता था। पिछले चुनाव में ये खत्म हो गया था और बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा था अच्छा काम करने के बावजूद। ठीक है, इस चुनाव में है वो इशू नहीं बन रहा था, वो इशू उठा ही नहीं था। सरकार तो जेएम की थी जी, वो जमीन का मुद्दा बना ही नहीं था कुछ। चुपचाप से जो मरा किनारे विषय जो इशू पड़ा हुआ है जमीन का, वो किनारे पड़ा हुआ है। यहां पर घोषणा होती है अच्छे सोचकर कि हम आदिवासियों की जमीन को घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे। ठीक है, तो ये मुक्त हुआ। अब जमीन का मुद्दा फिर आ गया। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि उन्होंने जो बीजेपी के जो सिलसिले हैं, उन्होंने जब कहा तो ये कहा कि बांग्लादेशी जो घुस गए हैं और जो आदिवासी लड़कियों से शादी करने के बाद जो जमीन मिल लिए हैं उसे मुक्त कराएंगे। वो एक सटे मेरे बाद वो मैसेज इधर फिर जिंदा हो गया, जमीन जमीन जमीन, वो जमीन आ गया है। हुआ क्या कि वो भले उस पर्टिकुलर संथाल के इलाके में, थोड़े से इलाकों में ये इशू बनने का प्रयास होगा, इशू चले गया है, लेकिन बहुत बड़ा इलाका तो इधर का है, यहां पर तो अलग इशू है। उन बाकी जो ट्राइबल्स है उनको लगा कि हमारी जमीन जो यहाँ की जमीन है, आप घुसपैठियों से तो उसको खाली करा लेंगे, आप कहते हैं तो हैं, लेकिन हमारी जमीन पर बाकी लोगों ने जो ट्राइबल लैंड पर सीएनटी एक्ट के तहत जो जमीन है उस पर जो कब्जा है, क्या उसको मुक्त कराएंगे? नहीं कराएंगे। उस पर तो बोले नहीं, तो बोल के फंस जाना था।
उसको बोलने का मतलब था कि जो वोट आया है भी ना, वो भी कटता करके है, और ये बहुत बड़ा इशू है। तो एक वो इशू उल्टा पड़ गया, वो जमीन का चुपचाप से। तो अब एक चीज रहा है कि इशू संविधान का इशू नहीं बना, जो लोकसभा में बना या इसके पहले था, जमीन का इशू नहीं बना वाला, वो नहीं बना, उतना बड़ा नहीं हो पाया है। अब इशू दूसरे इशूज थे, वो आदिवासी अस्मिता, आदिवासी लीडर को पकड़ने, मैया योजना, इन सब चीज का हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन ने एक दूसरे को अपने पूरे वोट को ट्रांसफर करवा दिया जी, है। जी। इवन सबसे कमजोर कड़ी मानते थे कांग्रेस को, ये माना गया था, हम लोग भी यहाँ चर्चा किए थे, हम लोग कई बार गलत भी हो गए ना, है कांग्रेस। लेकिन जेएम के एक नेता, नेक्सिस नेता ने कहा था कि देखते रहिएगा, जो कमजोर कड़ी है उसको मजबूत कड़ी बनाएंगे, उसका भी नैया हम लोग पार कराएंगे। तो कांग्रेस ने अच्छा कर दिया जी। और उसने जेएमएम ने जो आनंद ने बताया कि जेएमएम एक खास वोट बैंक को लेकर चला, उसने सपोर्ट किया, उसका फायदा मिला आरजेडी को भी, उसका वोट फायदा मिला कांग्रेस को भी। और इतना बड़ी आप देख रहे हैं 54-55 जो आप देख रहे हैं जी, अब जो भी सीट फाइनल आए, ये वही कारण है। एक बार फिर से चलते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ, उनकी चूकों की तरफ, कहां जाकर के वो मात खाए। उन्होंने एक पूरा नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की, रोजगार कि झारखंड में रोजगार नहीं है। उसके काट के तौर पे हेमंत सोरेन ने कहना शुरू किया कि केंद्र सरकार के पास मेरे 1.36 लाख करोड़ रुपए बचे हुए हैं, उसको दे दीजिए। जो आखिरी चरण के पूरे प्रचार थे, उसमें जो शीर्ष हेडलाइन सुर्खियों में रहती थी कि केंद्र मेरा पैसा दे दे। तो ये जो झारखंड की बात है वो लोगों को ज्यादा कनेक्ट कर पाई और बीजेपी की बात नहीं ज्यादा कनेक्ट कर पाई। ये जो भारतीय जनता पार्टी रोजगार दिलाना चाहती थी। देखिए, ये रोजगार वाला जो इशू है हेमंत सोरेन के चुनाव से पहले, जो चुनाव था उससे पहले, ये वाकई में बन रहा था। अच्छा, बन रहा था, इसको बेशक इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि 2-3 पेपर लीक्स हो गए थे। जी हाँ। और सरकार की नौकरियां जिन कारणों से भी रही हो कि ये अपने आले के दरवाजे तक जा रहे थे, मैंने कोई कॉन्क्रीट हल नहीं निकल रहा था, तो यूथ तो नाराज थे, लेकिन उसको सरकार ने बड़ा टैक्टिकली हैंडल किया। वो जो एक परीक्षा सीजीएल वाली हुई जिसमें मोबाइल वगैरह बंद करने का जो पूरा तमाशा इंटरनेट में, तो हेमंत सोरेन ने भी ये ठान लिया था सरकार ने अंतिम में कि किसी भी परीक्षा में हम कदाचार नहीं होने देंगे, चाहे जिस लेवल पर जाए। तो चूंकि एक समय था वो कि मोबाइल वाला भी इशू बन गया कि कैसे आपने मोबाइल को बंद रखा है, ये वाला भी इशू है ना। देखिए, जो वो आक्रोश था ना, वो आक्रोश बीजेपी नहीं ले पाई उसका माइलेज। वो आक्रोश चला गया एक छोटे पॉकेट में जयराम के पास। वो जयराम लेके उड़ रहे थे उसको पूरा, और जयराम के पास ऑर्गेनाइज्ड संगठन था नहीं, जयराम के पास कोई मैकेनिज्म था नहीं कि हम किसको प्रत्याशी बनाए, किसको नहीं बताएं, हम किस समीकरण को किस से जोड़ करके वहां पर प्रत्याशी उतारे। धुआंधार उनके एप्लीकेशन आता था और एक अपना जो उन्होंने मापदंड रखा था उससे प्रत्याशी उन्होंने दिया। तो एक ट्रायल रन था जयराम की पार्टी के लिए चुनाव। लेकिन जो चुनाव का जो असल मुद्दा था, जो बीजेपी के हाथ आना था, वो चला गया जयराम के हाथ, और वो बहुत बड़ा कुछ कमाल नहीं कर पाया मुद्दा। अलग चीजें नहीं पहुंच पाई। कांग्रेस की बात हम कर रहे थे, उसकी तरफ आते हैं। इंडिया नाम का गठबंधन और उसके जो प्रमुख लीडरशिप की जब बातचीत करते हैं या जब उसका सभी लीडर्स को एक जगह करते हैं, तो हेमंत सोरेन उसकी एक बहुत बड़ी कड़ी के तौर पे देखे जाते हैं। राहुल गांधी ने खुद ही एक्सेप्ट किया। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जब एक साथ वो आ जाते हैं, जब जो विपक्ष में पार्टियां हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी या उससे जुड़े हुए दल हैं और एक तरफ सभी दल आ जाते हैं, तो वो जो वोट ट्रांसफर की बात हो रही थी वो हो जाता है। झारखंड में ये कितना कारगर रहा, एक बार अनुज सर की तरफ वापस से चलते हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो अप्रत्याशित है, कांग्रेस का जो प्रदर्शन है, जब उसके बारे में बातचीत हो रही थी या जब वो अपना पूरा प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो उसमें ये नजर आता था कि बहुत कमजोर कड़ी है। ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा था कि वो जेएमएम के किए गए कामों को तक जनता तक सही से नहीं पहुंचा रहे हैं। और लेकिन सबसे अहम बात इसमें मैं ये देख रहा था कि खुद हेमंत सोरेन कांग्रेस की सीटों पर जा जाके प्रचार कर रहे थे डायरेक्टली, इंस्टेड ऑफ कि कांग्रेस के लीडर्स वहां पर ज्यादा प्रचार करें। एक उदाहरण खाली देखिए, इससे उदाहरण से पकड़ा जाएगा, हम इसका आंसर दे भी चुके हैं फिर भी है जी। एक घर में 3 भाई है, एक भाई कमाता है 30,000, दूसरा भाई कमाता है 20,000 और तीसरा कमाता है 2,000 रुपये कमाता है। ठीक है। तीनों जब रहता है अलग अलग, तो खाने का तरीका देख लीजिए। बड़का के यहाँ मटन चिकन सब पूरा बनेगा, महिला बीच बीच में रहेगा, और छोटका जो बेचारा होगा किसी तरीके से कभी माड़ भात खा के वो अपना चला रहा, जिंदगी गुजार ले, यही है। लेकिन ये तय होगा कि तीनों आके माई को अपना पैसा दे देवे, मतलब माँ को है कि माई तू घर चलो। अब माँ तो कितना हो गया, 30, 20, 50 और 52 52,000 रुपया है, उसी घर को देखना है।
तो माँ जो है वो तो घर में एक ही खाना बनाएगी ना, जी जी और छोटका को भी जो रोज खा रहा है उसको थोड़ा सा कम कर देगी, और छोटका को है। तो यही हुआ वोट बैंक में। अच्छा यही चीज स्थिति में यहां पर क्या होता है जो कमजोर कड़ी है, जो छोटका भाई 2000 कमाता है, मान लीजिए जिसको आप मानते थे, मान लीजिए जिसको माने है बड़ा, हम ही नहीं बोलेंगे कि इसमें से बड़का तो क्लियर है। अब महिला छोटका में आप तय कर लीजिए कि किसको बोलिएगा, बिना मतलब का बोल लगा है। लेकिन जब तीनों मिलकर लड़ेंगे ना, है एक जब हो गया है, तो ये वोट ट्रांसफर बड़ी जबरदस्त हुआ। सीधे तौर पर है कि एक तो कि कई सीट ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस के नेता भी अपने स्तर पर भी पावरफुल हैं, इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस संगठन कमजोर है, अब गौर करिएगा, संगठन कमजोर है, लेकिन लीडर्स तो जो कांग्रेस के जो सीट जीती है उसमें व्यक्तिगत तौर पर उन नेताओं का भी योगदान है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अपने अपने एरिया में पावरफुल हैं लोग हैं। वोट हुआ जेएमएम के साथ जो मिलकर जो इनका बना हुआ है, वो वोट भी ट्रांसफर हो रहा है, और उनकी अपनी ताकत। अगर कांग्रेस संगठन के लिए काम करती तो आप देखते कि ये स्थिति और बेहतर होती। ये स्थिति हम फील करते हैं, है ना। तो बड़ा कारण ये रहा है, इसलिए सब मिलजुल के लड़ेंगे, सब मिलजुल के जो कमजोर है उसको पकड़ के निकाल देंगे, यही हुआ है। अब उसको आप कमजोर नहीं कर सकते हैं, जो कमजोर कहे गया आप तो सीट लेकर आएगा ना, जैसे भी लेकर आए हैं। आप कैसे बताएंगे कि उसका वोट हमको मिला है? वो नहीं होगा, है हम इतना वोट लेकर आए हैं। तो उन कांग्रेस के उन नेताओं को भी जो जीत कर आए हैं श्रेय तो देना पड़ेगा, जी जी है ना। तो ये अभी तक की स्थिति है। आनंद जी, कल भी जब हम न्यूज़पेपर अपना लेकर के आ रहे थे तो उसमें हमने 15 सीटों का जिक्र करते हुए कहा कि ये सीटें फंसी हुई हैं, और कई सारे जो सर्वे हैं, एग्जिट पोल्स हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, इन सीटों के बारे में कोई बात नहीं हो सकती। लग ऐसा रहा था कि कांटे की टक्कर है। एक बार जरा सीट बार चलें जहां पे हम बातचीत कर रहे थे। आपको अगर कुछ ऐसी हॉट सीट्स याद आती हैं जहां पे लग रहा था कि नहीं, मुकाबला बेहद टफ है, नेक टू नेक है, और अब वो आपको गुत्थी सुलझती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, जो सीटें हम लोग तय किए थे तो वो अभी ट्रेंड भी वो बता रहा है वो कि कौन से, जैसे हटिया हम लोगों ने पहला दिया था नाम ठीक है। हटिया का सुबह से आप उसका ये देख लीजिए ट्रेंड आगे पीछे होने का। तो नवीन जायसवाल उसमें क्या चल रहा तो देख रही जी जी। हमने हॉट सीट दिया था कि चंदन क्यारी, हॉट सीट इस लिहाज से दिया था कि वहां उलटना है उनको, मतलब उसमें भाजपा के अगर वहां भाजपा पीछे हुए तो भाजपा का काउंटडाउन नीचे जाएगा, और चंदन क्यारी में भाजपा तीसरे नंबर पर है। हमने किया था भवनाथपुर में कभी कभी लीडिंग हम देख रहे हैं कि 163 और 160 और अनंत देवाल उनके बीच में ये सीटें थी। हम लोगों ने वो सीट दिया था जो हमको याद आ रहा है, हम लोगों ने पांकी दिया था। पांकी देखिए, अब निर्दलीय और उनके बीच दोनों में चल रहा है। तो 15 सीटें ऐसी थी जो हमको वो जो सर्वे आया था उसमें सब लोगों ने एक आइडेंटिफाई किया था संख्या, कि हम 15 से 20 सीटें ऐसी है जिसमें प्रभात खबर ने संख्या ने आइडेंटिफाई किया, प्रभात खबर ने सीट बताया कि ये सीट ऐसी है, ये सीट ऐसी है। बड़ा एक्सरसाइज करके न्यूज रूम में सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करके ही करते किसी चीज को। तो जितने सीनियर साथी रहते हैं और हमारे साथ जो काम करने सहयोगी, एक एक से बात हुई और हुआ कि नहीं, ये सीटें तो फंसी हुई दिखती है। और उसके पीछे दलील था कि इन सीटों को जो निकालेगा, अच्छा, जिसको गलती भी कहा हुई, जिन सीटों को हम बहुत स्मूथ समझ रहे थे, हाँ, इसलिए आप डिजिटल में हम लोग किए कि क्या है गांडे में कांग्रेस इसका भाजपा का कल्पना के खिलाफ मास्टर प्लान। जी जी, ठीक है, मास्टर प्लान तो दिखा। भूया देवी ने तो परेशान किया कल्पना को। जी हाँ 7,000 करीब 11 राउंड तक था। तो कल्पना, और उसमें हम लोगों ने समीकरण में बात किया कि कुशवाहा समाज से आती है, उनका नैहर वहाँ है, एक घर के दरवाजा को जानती है, चौखट को जानती है, घर की गाँव की बेटी है, ये बाहर से गई है। तो एक भाजपा का प्लान था कि कुशवाहा से ही दिया जाए और सारी चीजों को फैक्टर, तो वो परेशानी कल्पना को वहाँ दिखाई दी। तो अभी वो सीटें सारी जो गैप वाली जो सीटें हैं वो जेएमएम के खाते में जाती हुई दिख रही है। जेएमएम जिन सीटों पर जीता है, बड़ा मार्जिन से जीता। नीलकंठ सिंह मुंडा खुट्टी से 5 बार के विधायक, उनको 20-25 हजार वोट से हरा रहा है। ठीक है, हमको एक ही ट्राइबल सीट दिखा। हाँ, और ये मानना पड़ेगा कि चंपई टाइगर्स वो सीट के लिए हैं अपने, क्योंकि उन्होंने भाजपा में जाने के बाद भी इस विषम परिस्थिति में बड़े मार्जिन से जीत के जीतते। अगर पिछला जो जेएमएम में जब होते तो बहुत थीन मार्जिन से जीत रहे थे, 5,000 6,000 7,000। उनका भाजपा जाना उन्हीं को सूट किया, क्योंकि बड़ा इलाका जो है ना, सरायकेला जो सीट उनकी है उसका बड़ा इलाका है, आदित्यपुर इलाका है, जो कि औद्योगिक क्षेत्र है, और वहां पे बीजेपी के वोटर काफी हैं। तो अब तक वो उनके खिलाफ वोट करता था। इस बार बीजेपी में आने के कारण वो सारा वोट उनका शिफ्ट हो गया, और चंपई का सोरेन का अपना वोट भी उनके पास एक रहा है। और दूसरा है उनके बारे में, चूंकि हमको बहुत हम टाटा में काम कर चुके रहे हैं, बहुत लंबे समय से हैं, वो जो पूरे क्षेत्र में जो ट्रेडिशनल सिस्टम है आदिवासियों का जो है, उसके जो भी लीडर होते हैं उनमें उनकी पकड़ रही है। तो एक बड़ा है, बड़ी सहज नेता रहे हैं। ठीक है,
भाजपा में रहे, कहीं भी रहे, नेता हैं, तो इस कारण से वो अपनी ताकत पर वो बड़ी जीत दर्ज करने में वो जीत कर लिए हैं। सक्षम जबकि डर था उनको भी कि अगर बीजेपी के वोटर जो उनके खिलाफ लगातार चुनाव में देते रहे हैं, अचानक कई साल अगर कहीं नहीं घूमते अगर है तो उनको भी खतरा था, लेकिन उन्होंने लोगों को मिला लिया। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। जो कद्दावर नेता, जो बड़े नेता यहाँ पे लिए जाते हैं, या अभी मंत्री थे जिनमें बावरी भी एक लोग नेता प्रतिपक्ष भी थे, या फिर बन्ना गुप्ता हैं, कई नेता ऐसे रहे जिनको इस बार झटका लगा है, जोर का झटका धीरे से। तो जो लीडर्स हैं झारखंड के, उनका इन चुनाव में प्रदर्शन को आप किस तरफ से देखते हैं? देखिए, अलग अलग है। इसको अब भूल जाइए कि परफॉर्मेंस केवल पर परफॉर्मेंस अलग होता है। हम लोग देखें, इस स्टेट में देखे हैं कि एक करप्शन इशू जल्दी नहीं बनता है, करप्शन इशू नहीं बनता है। एक नाम नहीं बताएंगे हैं, लेकिन एक बड़े या नेता और मंत्री थे। अच्छा, उनके एरिया जब हम लोग गए थे तो पूछा गया था इशू के बारे में, वो जेल भी गए, तो बोले क्या हुआ, वो बेईमानी किया, पैसा लूटा, तो आके हम लोग के गांव में ने बांटा के। अच्छा, हम लोग को नहीं मिला। अगर वो नहीं लूटता तो हम लोग को पैसा मिलता, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, तो वो सब इशू वहां पे नहीं बनता है। तो कद्दावर नेता में इसलिए आप अभी देखेंगे कि जो नेता हारे हैं वो तब हारे हैं जब उस एरिया का जो सोशल कॉम्बिनेशन है वो गड़बड़ाया, जातीय समीकरण गड़बड़ाया, या फिर एक बड़ा कारण झारखंड में रहा है कि आप कितना भी बड़ा नेता हैं। अर्जुन मुंडा एक बार चुनाव हारे थे जिसमें, और या सुदेश महतो भी लोग हारे थे, तो हम लोग जब क्षेत्र में गए थे तो आप अगर अपने एरिया में किसी के यहाँ नहीं गए, अगर आपके एक नेता है, आपके घर में शादी हुई जी, या फंक्शन हुआ, छठी छिरा जो भी होता है हुआ, तो वो आ गए और इनके घर में गए, इनके जब हुआ तो नहीं जा सके, तो आप ये नहीं पूछे क्यों नहीं गए थे, इनके यहाँ गए थे, इनके यहाँ नहीं गए, हम तो खिलाफ हो गए, हम खिलाफ हो गए। तो ये बड़ा कारण होता है। मतलब, और अगर आप कोई क्या नहीं जा रहे हैं तो आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक बड़ा कारण रहा हारने का रहता है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, अभी 2-3 सवाल और हम लेंगे, इसके बाद ये पूरा कार्यक्रम समाप्त करेंगे। झारखंड का चुनावी रण, कौन होगा विजेता, किसके हाथ लगेगी हार? 23 नवंबर सुबह 7 बजे से हर वोट की गिनती, हर नतीजे की सबसे तेज खबर लेकर आ रहा है प्रभात खबर डिजिटल। 81 सीटों की मतगणना का लाइव अपडेट, सभी हॉट सीट्स और सभी हॉट उम्मीदवारों की पूरी रिपोर्टिंग। हर काउंटिंग बूथ पर तैनात रहेंगे प्रभात खबर के रिपोर्टर, जो आपको देंगे झारखंड चुनाव की सबसे भरोसेमंद कवरेज। कोल्हान से लेकर संथाल तक, छोटा नागपुर से लेकर पलामू तक, किसका दाव हुआ फेल, किसकी जीत ने चौंकाया? न्यूज रूम से लाइव एनालिसिस और ग्राउंड रिपोर्ट्स सिर्फ प्रभात खबर डिजिटल पर। तो फिर देर मत कीजिए, अभी डाउनलोड कीजिए प्रभात खबर का मोबाइल ऐप और लॉग इन कीजिए प्रभात खबर की वेबसाइट पर। अपडेट्स ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी। प्रभात खबर डिजिटल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। और जब कभी भी झारखंड की राजनीति के ऊपर डिस्कशन किया जाता है तो इसको ना कुछ पॉकेट्स में देखा जाता है, थोड़े थोड़े इनमें परगनाओं को लेकर के अलग अलग से पूरी रणनीति तैयार करनी होती है। सबका मिजाज अलग अलग होता है। कोल्हान एक पूरा ऐसा सीट था जिसको, कोल्हान एक ऐसा परगना है जिसको लेकर बात हो रही थी कि अगर वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदर्शन सुधार दिया तो पूरी झारखंड की राजनीति बदल जाएगी। क्या हुआ कोल्हान में? देखिए, कोल्हान में पिछले चुनाव में सिर्फ एक भी सीट बीजेपी को तो नहीं मिली थी, नहीं मिली, ठीक है जी। और एक जो कहेंगे सारे, एक थे ये सरजू राय निर्दलीय थे, बाकी सब कुछ गया था गठबंधन को। बहुत पावरफुल वहां पे जीएम का गढ़ रहा है वो, इसलिए कि उस इलाके में आज से नहीं है, जंगल आंदोलन था 1978 में चला था। अच्छा, उस समय से वो गढ़ है। गढ़ ये है। उसके पहले देवेंद्र मांझी हुआ, उस समय देवेंद्र मांझी थे, इनके हस्बैंड, जोआ मांझी के हस्बैंड, जिनकी हत्या हुई थी 94 में। तो उन्होंने जैसे पूरे बेल्ट में जो वनों के अंदर जो वन भूमि है, वहां जो बरसों से लोग रहते हैं, उनको जमीन पर कब्जा दिलाने का सब बहुत प्रयास किया। तो बरसों का काम था। जेएमएम वहां पर बहुत ही मजबूत रहा। हुआ गोलीकांड हुआ, फायरिंग हुई, 2 सालों में 24 या 25 गोलीकांड हुए। ये सबसे झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां पे बहुत मजबूत रहा, ठीक है। हो का बेल्ट है वहां पे। मधु कोड़ा ने इन किया, ठीक है। मधु कोड़ा भाजपा में थे, निर्दलीय चुनाव जीते, सबको जानता है, उनको लेकर है। फिर गीता कोड़ा, तो उनका अपना प्रभाव था। इस चंपई सोरेन का अपना था। इस चुनाव में क्या हुआ, जब बीजेपी को पता हो गया कि हम किसी भी हाल में हमको संथाल में सीट जीते, कोल्हान में सीट जीते बगैर काम नहीं बनेगा, काम होने वाला नहीं है, तो पूरा फोकस किया कोल्हान पर। और उसके लिए
लाया गया 2 लोगों को, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को लाया गया, जो कि चुनाव भी हार गई। गीता कोड़ा साहब अपना अच्छा, उनकी अच्छी पकड़ थी, ठीक है, उस समय तक थी। लेकिन किस खेमे में, जिस खेमे में थी आप गौर करिए, कांग्रेस के साथ हैं, तब है आप ना, ऐसे है, वो 2 पाला बना हुआ है, कांग्रेस आरजेडी जेएमएम और इधर भाजपा जो बना रहा है जी। तो आप उनको ले आए, इधर चंपई सोरेन को लाए। तो चंपई सोरेन को लाने से ये था कि चंपई का सोरेन जी का पूरा प्रभाव दिखेगा कोल्हान में पूरा प्रभाव था। लेकिन गौर करिए कि जेएमएम के अंदर में जो इतिहास रहा है, वहां पे नेता शिफ्ट होते हैं, अपने कहीं चले जाते हैं, तो बाकी जो उनके वोटर हैं वो बोलते हैं कि चाचा तू जो हम ही रहो, मोटा मोटी मतलब आप चले जाइए, हम नहीं हिलेंगे, तू जो हम नहीं रहो, ये हाँ मोटा मोटी है, अलग अलग संथाली में अलग बोल दीजिएगा। अच्छा। वो हम यहाँ के बोल रहे हैं। तो चंपई सोरेन जब आए तो उसका असर बाकी सीटों पर तो देखने को नहीं मिला, क्योंकि एक भी सीट आप चंपई सोरेन के अलावा कोई भी ट्राइबल सीट को आप तो जिता नहीं पा रहे हैं। तो ये क्लियर हुआ कि आप अपने आए। जो जब स्टीफन मरांडी पार्टी छोड़कर गए थे, जब साइमन मरांडी छोड़कर गए थे, जब हेमलाल मुर्मू छोड़कर गए थे, ये तीनों भी संथाल बहुत बड़े नेता रहे हैं ये तीनों। लेकिन जब जेएमएम में रहे तो बहुत बड़े नेता है। लेकिन जैसे ही आप जेएमएम छोड़ देंगे, तीर धनुष जो सिंबल आपका छूट जाएगा है, तो आपके साथ ताकत स्वतः कम हो जाती है, तो किसी चीज का बनता है। तो कोल्हान में यही रहा है। इसीलिए कोल्हान में इस बार भी न तो गीता कोड़ा का जल्दी चला हो वोट के लिए, न तो चला इनका चंपई सोरेन का। इसीलिए आप उड़ा कर देखे हैं 2 सीट जो आप जीत, एक सीट कहेंगे पूर्वी शायद जीत गए होंगे, ये रघुबर की बहू, और दूसरे पर कंपटीशन चल रहा है, लेकिन उसमें भी अभी रिजल्ट नहीं आया है। वहां भी टफ है, बन्ना गुप्ता में और सरजू राय में है। मानकों का वोट जो है वो बन्ना गुप्ता के पक्ष में जाने वाला है, मानकों का है, और इधर सोनारी का जो वोट है वो आने वाला है सरजू राय का। तो जो जीते करके, इसका मतलब आप बहुत जीतेंगे तो 2 सीट निकाल पा रहे हैं। तो क्लियर हो गया कि बाकी सीटों को पता नहीं मेरा मुंडा का क्या हुआ, वो बीच में लीड कर रही थी 20,000 से, लेकिन मार्जिन वो 1,000 के आसपास आ गया था। अभी हम अपडेट नहीं है तो, लेकिन वो नहीं चला। कोल्हान में जेएमएम का जो वोट बैंक है वो एकदम पकड़े रहा। तो ये बड़ा कारण है, इसलिए ये आप और अंतर देख रहे हैं, इधर है प्लस नहीं हो पाया, जो जोड़ने की कवायद थी वो नहीं हो पाई। और इतना बड़ा मार्जिन आप देख रहे हैं ना, है वो सीधा तौर पे स्टेप है कि एक अंडर करंट इतना बड़ा, खाली एक उससे नहीं होगा कि आदिवासी ट्राइबल वोट तो पहले भी एक था जी, ट्राइबल्स वोट, मुस्लिम वोट, मिशनरीज वोट, ये पिछले चुनाव में एक था। ये जो मैया योजना और जो हम बार करें, हमको लग रहा है, पता नहीं आप लोग तो और एनालिसिस करिएगा, क्या क्या जोड़ते घटाते हैं ना 4-5 दिन करके, उसमें चलेगा पता है। वो जो इशूज होता है, मैया योजना वो अंदर करंट रहा, उसके साथ साथ जो बिजली का बिल माफ कर दिए सबका ना, तो ये पता नहीं चल पाया। ये 2 को लोग पता ही नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। ये बड़ा गेम चेंजर है, गेम चेंजर प्लान साबित हुआ। संथाल में क्या गेम चेंजर प्लान रहा? संथाल तो परंपरागत रूप से जेएमएम उसमें मजबूत रहा है, उसमें कहीं कोई इफेंट बट नहीं है। मुझे याद है कि रघुवर दास जब 2014 में सीएम बने तो उनका सबसे प्राइम टारगेट था कि हम संथाल इन करें, और वो जुड़ा रहे थे, कभी जुड़ाते थे हम लोगों को, कभी 60 बार जा चुके, 161 बार जा चुके, 214 बार जा चुके। लेकिन संथाल मुझे लगता है ना कि अभी सोरेन परिवार के खिलाफ सुनने के मूड में नहीं है। अच्छा। पिछला 2 चुनाव तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सोरेन मतलब शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के बारे में बोल रहे हैं। खास करके आप शिबू सोरेन के बारे में बोलेंगे तो बहुत रिएक्ट होने लग जाएगा वो, आप मतलब पॉलिटिकली मुझे ये फील होता है। दूसरा उस इलाके का अपना, जैसे आप लोबिन हेम्ब्रम जो बोरियो से विधायक थे, सरकार बनने के फ्रॉम द फर्स्ट डे, सरकार जब से बनी पिछले बार हेमंत सोरेन के, उस दिन से वो चालू हो गए सरकार के खिलाफ बोलने में। लोबिन हेम्ब्रम का पहला दिन से उनका शुरू हो गया हेमंत सोरेन के ऊपर टारगेट करके, विधानसभा हो, बाहर हो, कहीं पर भी हो। तो आज वही लोबिन हेम्ब्रम उनके खिलाफ धनंजय सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब पानी मांग रहे हैं उस सीट पर। अभी जीत जाए तो मतलब ये नहीं, लेकिन मैं देख रहा था 500-600 वोट से चल रहा था, यानी कि वो खूंटा लोबिन हेम्ब्रम का दरअसल था नहीं, क्योंकि वो जब लोकसभा चुनाव भी जब राजमहल से लड़ रहे थे तो वहां से 17,000 वोट उनको आया था, उसी अपने कंस्टिट्यूएंसी से। सिंबल है, तीर धनुष देखकर ही होता है। तीर धनुष ऐसा है, वो आदिवासी पहचान हो गया है, वो आदिवासी प्रतिरोध का भी सिंबल है। माना अगर मतलब जब आदिवासी का जो प्रतिरोध है उसका भी सिंबल है, और वो सिंबल घर घर घुसा हुआ वहां पर। और दूसरा कि
जो संथाली में ना कि मुझे लगता है बहुत आउटसाइडर नेताओं को वहाँ एडजस्ट नहीं करता है, जो पूरे झारखंड में, लेकिन संथाल में थोड़ा ज़्यादा है। ज्यादा। हाँ ज़्यादा। मैं गवालियन हेम्ब्रम को सुन रहा था, जो हेमंत के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। मतलब वाकपटुता लाजवाब है उनकी। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब वो मतलब वोकल लीडर मुझे लगे। किनका? गालियन हेम्ब्रम जो बरहेट में चुनाव लड़ रहे हैं मंसूर के। वाकपटुता मुझे लगी, जबरदस्त किस्म लगे, क्या लगा, लेकिन ग्रामर वो ही रट रहे थे जो भाजपा की है। अच्छा अच्छा। तो वो थोड़ा संथाल में नहीं जाए। संथाल में आपको अपना नेरेटिव संथाल के हिसाब से बनाना पड़ेगा। आप अगर कोई स्ट्रिक्ट पैटर्न लेकर के संथाल में राजनीति कर रहे हो तो उसने बाबूलाल ने जो शिवसेना के खिलाफ चुनाव लड़ा था, वो चुनाव बाबूलाल जी के मेहनत का चुनाव था, एक घर कनेक्ट करने वाला चुनाव था। बाबूलाल जी ने उस समय बहुत, उस दशक में लंबा मेहनत किया था, संघर्ष किया था। तो वो संघर्ष मांगता है, संथाल जो है ना संघर्ष मांगता है। ये खत्म कर रहे हैं क्या? जी जी। अब हाँ, बस तो बस 1 मिनट सुन लीजिए, नई चीज बता देंगे, फिर तो हम आ नहीं पाएंगे। आपने कहा वो जो सिंबल को लेकर क्यों है, चाहे संथाल हो या कोल्हान हो या सीधे 28 सीट जो रिजर्व सीट है या पूरी तरह तीर धनुष, यही है ना, ये सिंबल है। ये कैसे सवाल है? एक खाली घटना सुन लीजिए। 1980 में पश्चिम सिंहभूम के, उसमें सिंहभूम एकता है, गोवा में गोली चली थी और अस्पताल से निकाल के 11 आदिवासियों को मार दिया गया था। उसमें सरकार थी कांग्रेस की बिहार में, और दिल्ली में सरकार थी कांग्रेस की, इंदिरा गांधी थी। उसके बाद क्या हुआ था, तीर धनुष पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था कि तीर धनुष आप लेकर नहीं चल सकते हैं, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये जो गवर्नमेंट का निर्णय था, और शिबू सोरेन उसी समय बने थे, पहली बार बने थे एमपी दिल्ली में। पार्लियामेंट में हंगामा हुआ। इंदिरा गांधी समझ गई कि जो तर्क दिया गया कि साहब ये हमारा पारंपरिक हथियार है, हम जंगल में जाते हैं, लकड़ी चुनने जाती है हमारी महिलाएं, सब को यह है, जंगली जानवर है, इससे हम रक्षा करते हैं, ये हमारा हथियार है, पारंपरिक हथियार है, इसको नहीं छूना है। इतना दबाव था, इतना रिएक्शन था कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने तीर धनुष पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस लेने के लिए उनको बाध्य होना पड़ा था। ये थी ताकत तीर धनुष की, जो आज आप देखते हैं। तो जंजर में अंदर तक फैला हुआ ना, जो इन्होंने कहा, आनंद ने कहा, ये ट्राइबल अस्मिता का प्रतीक बन चुका है। जाते जाते दोनों लोगों से एक आखिरी कमेंट लेते जाएंगे कि शहरी मतदाता बनाम ग्रामीण मतदाता, इसमें बढ़ता हुआ नजर आता है झारखंड। कई बार दिखाई देता है कि शहरी क्षेत्र में, जैसे रांची ऐसी सीट है जहां पे इतने अरसे से जेएमएम प्रचंड बहुमत लेकर के आई है, जेएमएम को इस बार इतनी सीटें मिली, लेकिन रांची नहीं जीत पाए। तो ये जो शहर और गांव का झारखंड का एक नजर आता है वोटिंग पैटर्न, उस पर क्या कहते हैं? मुझे तो लगता है कि अब शहरों के प्रति भी थोड़ा इसको दूसरे रूप में लेंगे। शहरों की सीट पर भी भाजपा को अब चिंतित होने की जरूरत है। अच्छा, जो इस बार मार्जिन घट गया, लेकिन आप हटिया सीट में देख लीजिए क्या टफ फाइट चला। कांके का सीट निकल गया। कांके का ऐसा सीट है भाजपा का, मतलब इसको माना जा सकता है कि रांची से भी सुरक्षित सीट रहा होगा। अच्छा, तो वो उस तरह की सीटें हैं। हाँ, ये जरूर है कि शहरी वोटर और ग्रामीण वोटर में झारखंड डिवाइडेड है, नो डाउट डिवाइडेड है। और शहरों में भाजपा का दबदबा है, यहाँ पर एक अपना उनका समीकरण है उसके चलते। लेकिन बहुत शहरों ने भी, हमको लगता है इस बार भाजपा को बहुत तरीके से साथ नहीं दिया है। एक लास्ट कमेंट अनुज भैया आपकी तरफ से। अब तो लगभग चीजें साफ हैं, अगले 5 साल के लिए ये सरकार गठित है, इसमें कोई अब वो नजर नहीं दिखाई देता, क्योंकि बहुमत के पार है, कोई बात इसमें और आनी नहीं है। क्या नजर आता है अगले 5 सालों के लिए, उम्मीद क्या लगाई जाए अब झारखंड का अगला 5 साल? बहुत ही गंभीर सवाल है ना? ये अच्छी बात है, और जो भी रहे, रिजल्ट आ गया और सरकार बनने जा रही है झामू की, लेड बाय झामू, ये तो लग गया है। अब अचानक हम लोग देख रहे थे कुछ हो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन चुनौतियां क्या क्या होंगी? चुनौतियां ये होंगी कि 5 साल तक दोनों ओर से और क्या करना पड़ेगा। सेंटर में सरकार बीजेपी की, यहां सरकार जेएम की, हम भूल जाए कांग्रेस और साथ, हम एक बात करते हैं, ठीक है, दोनों एक, अगर दोनों इन चीजों को भूलकर केंद्र और स्टेट कि जो हुआ चुनाव तक था, अब हटिए, हम स्टेट के लिए काम करेंगे, आप देश के लिए काम करेंगे हैं। स्टेट मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। अगर दोनों एक दूसरे के प्रति बदले की नियत लेकर चलेंगे तो बहुत भारी संकट में पड़ने वाला है झारखंड। कैसे? अभी खत्म नहीं हुआ है, सुनिए जी। अगला क्यों जितनी योजनाएं की घोषणा की गई है या जो चल रही हैं, चाहे सरकार बनती भाजपा की भी, तब भी संकट आता, लेकिन तब क्या होता, सेंटर का सपोर्ट होता। सेंटर गवर्नमेंट में 4.5 साल और रहने वाली है, ये 5 साल चलेगी और है ना, तो 4.5 साल तक आप दोनों को
चलना पड़ेगा, उसका देखा जाएगा, जो होगा सो है। अब ये रहेगा कि ये पैसा, इतना पैसा कहां से आएगा, स्टेट के पास रेवेन्यू कहां से आएगा, और नहीं आएगा तो जो आप स्कीम में देंगे, मैया योजना हो, बाकी जो चीजें हो रही हैं, वो कब तक आप दे पाएंगे? नहीं, सेंटर से अगर सेंटर बोलेगा नहीं आप अपना समझिए रेवेन्यू का होगा, तो आपके पास वैकल्पिक मॉडल होना चाहिए पैसा आने का। रेवेन्यू स्टेट की जो इकोनॉमी है वो कैसे चलेगी, इसको बहुत ही गंभीरता से मिलकर चलने की जरूरत है। सेंटर को भी उदार होने की जरूरत है, जो रहे बकाया पैसा रहे। यहां पर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी कि हमारा पैसा बकाया है 1,36,000 करोड़ है, उतना अमाउंट है, आप उसमें से दीजिए। अगर वहां से आने में डिले होता है तो पैसा आपका नहीं रहेगा, तो आप जीएसटी में कितना करेंगे हैं। माइनिंग, जो माइंस है उसको नीलामी, तो आपके पास जो चीजें हैं जमीन के अंदर, जो चीजें मिनरल्स हैं, उसका क्या उपयोग होगा है। तो एक डेवलपमेंट का एक अलग मॉडल। नहीं तो डर क्या है कि सारी चीजें वेलफेयर स्कीम में पैसा चल जाएगा, जो पैसा बचा हुआ है, तो डेवलपमेंट का काम कहीं प्रभावित न हो जाए, इसका एक डर होता है, ये डर रहेगा है। तो सबसे पहली चीज ये है कि दोनों खत्म। अब भूल कर वो सरकार बनी है, एक देश में अलग अलग राज्य में कई सरकारें हो सकती हैं, मिलकर, और यहाँ स्टेट को भी रिगार्ड करना पड़ेगा, स्टेट उसको, और उनको भी करना पड़ेगा हमारे स्टेट का, हमारे देश का। तो ये सब मिलकर जब आप करेंगे, दोनों मिलकर चलेंगे, डेवलप पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन कंट्री के लिए और स्टेट के लिए डेवलपमेंट का मॉडल तय करना पड़ेगा। देश में अनेक राज्य ऐसे हुए हैं जो विपक्षी राज्य होने के बावजूद तरीके से दोनों तालमेल कर अपना स्टेट को पैसा लेकर चले आते हैं। ये नीति अपनानी पड़ेगी, जो नीति उड़ीसा में बीजेपी के नेता लोग किया करते थे, नवीन पटनायक लोग किया करते थे, कभी तो बाद में साथ में आ गए थे, वो चलता है। आंध्र प्रदेश में कभी उसमें क्या करते थे है कि अपने स्टेट को, तो ये आप दोनों को मिलकर झारखंड के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा, रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा है। नहीं तो वही दारू पर पैसा टैक्स बढ़ेगा, पेट्रोल पर पैसा बढ़ेगा, और चवनी बढ़ गया इधर, तो उससे रास्ता नहीं निकलेगा। स्टेट को 5 साल में एक बेहतर स्टेट, बहुत अच्छा राज्य बनाना और रोजगार का एक बड़ा अवसर पैदा करना है, वो एक बहुत अच्छा है कि उसके युवाओं के अंदर में जो एक अपेक्षाएं बढ़ी हैं, जितने मेजोरिटी है उतनी अपेक्षाएं हैं, उसको ठीक करना ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, चाहे सेंटर हो या स्टेट हो। तो ये हम देखते हैं 5 सालों तक, अभी तक के अनुसार जो देखें ट्रेंड, कचकच होता है, हो सकता है। इस कचकच को है ना तोड़ मोड़ कर से फायदा नहीं है, इसको एक बेहतर विकल्प के तौर पर बेहतर रास्ता निकालने की जरूरत है। हमें लगता है आनंद उसी से होगा, और यही हेल्दी होगा स्टेट के लिए और देश के लिए भी भला होगा, देश के लिए हितकारी होगा। और जिस तरफ इशारा किया है आज अनुज सिन्हा जी ने कि चलिए सरकार तो बन गई, लेकिन चुनौतियां भर भर के सामने खड़ी हुई हैं, क्योंकि वायदे काफी बड़े बड़े हैं। बने रहिए प्रभात खबर के साथ, ताजा तरीन जानकारी हम लेकर के लगातार मौजूद है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।